गुड इवनिंग। ये इमरजेंसी प्रोविजंस वाला जब हम कल पढ़ रहे थे तो स्टार्ट हमने एक स्टोरी से किया था। इंडिपेंडेंस से लेकर एसआर बोमाई तक की स्टोरी है। वो स्टोरी इस चैप्टर में भी कहीं ना कहीं मेंशन्ड है, बट प्लान मेरा ये है अभी भी कि पहले स्टोरी वाला पार्ट करेंगे तो उससे समझ आता है कि कब कब क्या क्या भाई लागू होगा नहीं लागू होगा। तो ये फर्स्ट पेज था, हमारी बात हुई थी उसमें मैंने फर्स्ट इमरजेंसी ड्यू टू आर्टिकल 352 ये करा दिया है। जो सेकंड आज प्लान है वो स्टेट इमरजेंसी का है, बात करेंगे उस पर। तो ये नेशनल इमरजेंसी के ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन हमने बात कर ली थी। दो डिक्लेरेशन है, एक एक्सटर्नल इमरजेंसी है, एक इंटरनल इमरजेंसी है। प्रोसीजर को लेकर भी बात हुई थी, जिस प्रोसीजर में ऐसा है कि अगर ऐसा लगे कि कुछ करना है उसमें प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिटन कंसेंट अगर प्रेसिडेंट को देते हैं तो प्रेसिडेंट हिंदुस्तान में एक रेजोल्यूशन पास करते हैं जिसके तहत प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी होता है। उस दौरान जो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों को सदनों को अपने अपने सदन में उस रेजोल्यूशन को स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू पास करना पड़ेगा और उसके बाद ही वो प्रोक्लेमेशन होगा। उस दौरान अगर लोकसभा सदन में नहीं है तो राज्यसभा उस वक्त तक पास कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो एक कंटिन्यूअस परमानेंट चेंबर है। लोकसभा के गठित होते ही लोकसभा को 30 दिन के अंदर अंदर उसको पास करना पड़ेगा। पास हो जाने के बाद जब हिंदुस्तान में नेशनल इमरजेंसी लगेगी तब दो बातें अपने को पढ़नी होती है, दिमाग में फोटो वैसा ही बनाना होता है। पहला, इमरजेंसी कितना चलेगा और दूसरा, लोकसभा कितना खींचेगा। वो जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा कैची होता है। लोकसभा का जो खिंचाव है वो 6 महीने के लिए ही है। कितनी बार खिंच सकता है सर? हर बार 6-6 महीने के लिए ही खिंचेगा। जीवन में कितनी बार खिंच सकता है सर? अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स हो सकता है, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करने के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों की स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी तभी ये काम पॉसिबल है, अदरवाइज ये नहीं हो सकता। उस दौरान सर अगर नेशनल इमरजेंसी में ये देश गुजर रहा है तो लोकसभा का अगर इलेक्शन आ गया और डिसॉल्व होने का टाइम आ गया तो क्या होगा? बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अगर चाहे तो लोकसभा 1 साल के लिए एक्सटेंड की जा सकती है। इस दौरान जब उनको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया है किसी न कारण वजह से, जब प्रेसिडेंट का रिवोक करने का टाइम पीरियड आता है तो अपनी बात हुई थी कि प्रेसिडेंट चाहे तो रिवोक कर सकते हैं, अगर लोकसभा चाहे तो सिंपल मेजॉरिटी से उसको रिवोक कर सकता है। अगर लोकसभा सेशन में नहीं है तो 1/10 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा विल गिव इट टू इन राइटिंग टू द स्पीकर। द स्पीकर विल मेक श्योर दैट द मीटिंग इज हेल्ड विद इन 14 डेज एंड इन दैट सिंपल मेजॉरिटी से वापस पास होने के बाद रिवोक हो सकता है। हाँ बिल्कुल। और अगर रिवोक हो गया तो रिवोक हो जाने के बाद, आज रिवोक हुआ ना, भले 1 साल का आपको एक्सटेंशन लोकसभा को मिला, उस दिन से 6 महीने तक का ही एक्सटेंशन आपको मिलेगा। यही इसका था। और फिर हमने बात किया था कि क्या बदल सकते क्या नहीं बदल सकते, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द लोकसभा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द स्टेट में क्या हो जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहते हैं कि नहीं, एमएलएस के साथ क्या रहता है, बिल्स जब पास करते हैं तो शेड्यूल 7 में यूनिट लिस्ट नंबर 2 जिसमें स्टेट होता है लिस्ट, उसमें क्या होता है वगैरह वगैरह करके। आई एम जस्ट क्रिएटिंग दैट माइंडसेट अगेन बिकॉज सिमिलर सी बात स्टेट इज इमरजेंसी में वापस से होनी है। ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन को लेकर बात किया था, पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ड्यूरेशन को लेकर बात किया था, रेवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन को बात किया था, इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी को लेकर एग्जीक्यूटिव पे क्या, लेजिस्लेचर पे क्या, उसके बाद फाइनेंशियल्स पे क्या, उस पर बात किया था, इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली अभी बात किया था। एक पार्ट है फंडामेंटल राइट्स वाला, इसको मैं इस लेक्चर के एंड के उधार के लिए छोड़ रहा हूँ बिकॉज मुझे उससे पहले स्टेट इमरजेंसी पढ़ाने में थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा है और उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी पढ़ाने में इंटरेस्ट है, एंड देन द लास्ट पार्ट विल कम टू दिस बिकॉज देयर इज समथिंग ओवरलैपिंग हियर दैट विल टेक टाइम। तो इसीलिए ये जो इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स वाला पार्ट है बच्चों, इसमें ये 2-3 पार्ट है, 2-3 पेज है। मैं कसम खाता हूँ आज ही इसको ख़त्म कर लेंगे और मैं अभी नेक्स्ट इमरजेंसी पे आ रहा हूँ जिसको स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं। फिर गिव मी 5 मिनट्स एंड मैं उसी तरीके से वापस ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ।
सुने, it has a lot of similarity to the national emergency, तो वो पार्ट से हमको एडवांटेज होगा, और जितनी डिसिमिलैरिटी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है वो तो देखेंगे। ओके, दिमाग में फ़ोटो बनाते हैं। मैं प्रेसिडेंट हूँ और कोई भी इस राज्य में हमको नेशनल स्टेट इमरजेंसी लेकर आना है, तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, नेशनल इमरजेंसी में या तो पूरे देश पे लेकर आ रहे थे या 2 राज्य पे भी ला सकते थे, एक एरिया पे ला सकते थे, बट अभी स्टेट इमरजेंसी है, तो स्टेट इमरजेंसी में वेरी क्लियरली किसी भी एक स्टेट पे लाने को लेकर बात हो रही है। तो कोई भी राज्य लेते, मान लीजिए गुजरात, उस राज्य पे स्टेट इमरजेंसी अगर आपको लागू करनी है, जिसको लोग प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, वो आर्टिकल 356 के तहत लागू हो सकता है। सही है? उसमें क्या कॉन्सेप्ट है सर जिस बेसिस पे वो लागू हो सकता है? गाइस, एक ही क्राइटेरिया है 356 का, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन दैट स्टेट फेल्स। सही है? अब दिमाग में फोटो बनाते हैं। प्रेसिडेंट बैठे राष्ट्रपति भवन में, प्रधानमंत्री है पीओम में, गवर्नर है, सीएम ये वो सब राज्य में है, तो कैसे पता चलेगा कि स्टेट मशीनरी फेल हो गई है? गवर्नर बताएंगे, क्योंकि सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो कभी नहीं बताएंगे स्टेट मशीनरी उनकी है। तो क्राइटेरिया क्या है? बड़ा ही यूनिक क्राइटेरिया है हिंदुस्तान में। गवर्नर ने अगर रिपोर्ट दे दी प्रेसिडेंट साहब को, कौन सा पद होता है गवर्नर का जिसके बेसिस पर प्रेसिडेंट उनकी रिपोर्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं? गवर्नर इज द एजेंट ऑफ द सेंटर। तो जब हमारे एजेंट ने हमको बोला कि भाई राज्य में संवैधानिक मशीनरी फेल हो गई है, तो हो सकता है। और सबसे मजबूत तरीका जिससे स्टेट में हमेशा प्रेसिडेंट रूल आया करता था, वो दूसरा वाला एक खूबसूरत सा शब्द लिखा है, अदरवाइज। इसमें क्या समाता है? पूरा ब्रह्मांड। क्राइटेरिया क्या है सर? अदरवाइज। उसमें हाँ, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ही तो हुआ, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल में। और मजे की बात बता रहा हूँ, तुम भी जमा कर सकते हो आज राष्ट्रपति के पास, एक खत लिख कर देना पड़ेगा जिसमें लिखना पड़ेगा कि इन द क्राइटेरिया ऑफ अदरवाइज आई डैश डैश स्टेट दैट द स्टेट इन विच आई एम स्टेइंग देयर द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हैज फेल्ड। राष्ट्रपति देखेंगे, मोदी जी को फोन करेंगे, साहेब शू करवू छे गुजरात? ओ लावता नहीं, आपड़ो ज छे, फेल होय के पास शू प्रॉब्लम मने को, आज ही तो अंतरोली आया हूँ, ठीक करके चला जाऊंगा। ये 2 क्राइटेरिया है। इस 2 क्राइटेरिया में अगर प्रेसिडेंट अग्री कर गए इस बात से कि सही बात है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गया है, तो गाइस 3 शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। प्रेसिडेंट रूल लगता है राज्य में, स्टेट इमरजेंसी लगता है राज्य में, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोलते हैं। एक जगह पर बच्चों से मिस्टेक हो जाता है, जैसे नेशनल इमरजेंसी इज इक्वल टू कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी में बच्चे टिक मार देते हैं, तो 352 के तहत होता है, 356 के तहत थोड़ी ना, नेशनल इमरजेंसी के तहत। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, इस 3 के तहत ये हो जाता है। एक और भी क्राइटेरिया सेट किया है, आर्टिकल 365, इसी के तहत पहले लगा करता था। जब स्टेट केंद्र के डायरेक्शन को कंप्लाई करने में नाकामयाब हो जाए, when the state fails to comply with the directions of the center, सेंटर तो कुछ भी बोलता है, तो कितने सारे राज्य जो कंप्लाई नहीं करते या नहीं करना चाहते, वो पता है 9 राज्य जो हो गए थे, वो सब इसी बेसिस पे लिखा था। वी थिंक दैट द स्टेट इज फेलिंग टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन। अब सेंटर कुछ भी बोल रहा है, वो डायरेक्शन ही हमको तो ठीक नहीं लग रहा है, तो तब इमरजेंसी लग जाया करती थी। तो 356 भी उसी के तहत, 365 भी उसी के तहत है। दोनों केस में स्टेट में इमरजेंसी लग जाएगी। आपको कहा गया था कि लक्ष्मीकांत के स्टार्ट में आपको what is not defined and what is not mentioned लिखना है। Guys, emergency word is not mentioned in the constitution. They are not used या जो भी।
आगे बढ़ सकता हूँ? ओके, तो ये इमरजेंसी लग गई। अब क्या होता है, मतलब प्रोसेस, मैंने सारी चीज़ें साइड पे ली। प्रोसेस बहुत सिंपल है, और एक जगह जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ध्यान रखना है, फिर से पीएम और सीएम प्रेसिडेंट महोदय को बोलेंगे, प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करेंगे, मुद्दा लोकसभा और राज्यसभा दोनों जाएगा पार्लियामेंट के अंदर। और अब आया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज, विद इन 2 मंथ्स करना पड़ता है, नेशनल इमरजेंसी में 1 मंथ, और उसके बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल मेजॉरिटी, नेशनल इमरजेंसी में स्पेशल मेजॉरिटी, ये लोग पास कर देते हैं। और अगेन क्राइटेरिया उसके बाद वाला सेम है, that the Lok Sabha and the Rajya Sabha has to pass it within 2 months time period. In that case, if the Lok Sabha is not in session, then it is compulsory the Rajya Sabha during that time should have passed it, and the moment Lok Sabha assembles, तो 1 महीने के अंदर ही पास होगा। तो ये पिछले वाले के साथ सेम है, इसीलिए लाल कलम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। उस दौरान आपका अगला सवाल आएगा, टेन्योर, कितना टेन्योर है सर? ध्यान से सुनिएगा, जैसे पूछता हो, नेशनल इमरजेंसी का कितना था? 6 months. है ना, फॉर एन नंबर ऑफ टाइम्स, इसमें थोड़ा सा चेंज है, 6 months बट 3 years मैक्स। तो अपनी भाषा में पढ़ने के लिए 6 बार लगा सकते हैं, सही है? ओके, पहली बार लगाया 6 महीना ख़त्म हो गया, दूसरी बार लगाने के लिए भी प्रोसीजर सेम है, तो इसीलिए सवाल मत पूछिएगा, चक्कर फंसता है तीसरी बार। संविधान में एक क्लियरली लिखा है कि अगर बैक टू बैक 2 बार आपने नेशनल प्रेसिडेंट रूल अगर लगा दिया है, तो थर्ड टाइम 6 महीने लगाने के लिए 2 क्राइटेरिया का फुलफिलमेंट होना चाहिए, तभी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। कौन से 2 क्राइटेरिया है सर? तो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, राउंड 1 ओके, राउंड 2 ओके, सही है? राउंड 3, 4, 5, 6 में 2 क्राइटेरिया है। पहला, देश में नेशनल इमरजेंसी या तो पूरे देश में या देश के किसी हिस्से में अगर लगी हुई है तो, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह बोल दिया कि सही बात है, इस राज्य में इलेक्शन कंडक्ट कराना नामुमकिन हो रहा है, तो ये दोनों क्राइटेरिया कंपलसरी है, एक से नहीं होगा। तो ही किसी भी राज्य में तीसरी बार, जैसे हिंदी में बोल रहे कि 1.5वें साल के लिए वापस से प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, अदरवाइज नहीं लग सकता। मैंने यहाँ पर फ्लोचार्ट के फॉर्म में और ठीक भाषा का प्रयोग करके इस बात को पुट किया है, आप इसको कॉम्प्रिहेंड कर लीजिए, रॉकेट साइंस नहीं है। आगे बढ़ रहा, और फिर पॉसिबल क्वेश्चंस जो भी होंगे दिमाग में वो मैं लूँगा। सो प्रोसेस, टेन्योर, रिवोक कैसे होता है, ये मेरा फेवरेट है, बाय प्रेसिडेंट। सर बाय प्रेसिडेंट, सर बाय प्रेसिडेंट होता है। तो सर वो लोग सब हटा दो भाई। सर जी आपने बताया कि फर्स्ट में अगर मैं चाहूँ तो खुद भी कॉन्स्टिट्यूशन के मशीनरी को फेल्ड ऐसा लिख के दे सकता हूँ, कि सेकंड में मैं रिवोक के लिए लिख के दे सकता हूँ कि प्रेसिडेंट नहीं, ये बोल रहा है कि रिवोक के लिए मैं लिख के दे सकता हूँ, रिवोक जैसे मैंने अगर इनिशिएट किया तो अपनी बहन के लिए जीजा ढूंढने के लिए तुम पिताजी को सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है, पर बहन जीजा को छोड़ दे, इसके लिए तुमको कोई प्रावधान नहीं दे रखा है। बहन खुद बताएगी तो, पापा को लगेगा तो। बराबर। हाँ आगे सुनो। एग्जाम्पल अच्छा है, रेलेवेंसी की वाइब दे रहा है कि हाँ समझ गए, क्योंकि वो दिमाग में क्या फोटो नहीं बनती लोगों की। नेशनल इमरजेंसी मतलब आप पूरा देश देख, अब आप पूरा देश दिल्ली में खड़े होकर देखते तो बोलते एक छोटा राज्य, अभी त्रिपुरा बोल देते बोले हाँ तो ठीक है फिर प्रेसिडेंट हटा, गुजरात देखते बोलते सर फिर कुछ तो होगा ना हटाने के लिए, क्यों भाई राज्य तो राज्य है ना। ओके, अब एक एग्जाम्पल जो अपने को समझना है, जैसे 3 वर्ड्स का यूज़ है बेसिकली। देखो बच्चों, गुजरात का एग्जाम्पल लिया, 182 MLA है गाइस, जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगेगा
तो ये जो 182 एमएलएज है ये सस्पेंड हो जाएंगे। पॉसिबल हो तो डिसॉल्व भी कर सकते हैं। डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, री इलेक्शंस हो सकते हैं। तो सस्पेंड कर दिया, ठीक है, डिसॉल्व किया तो री इलेक्शन। कब री इलेक्शन होगा भाई, इमरजेंसी चल रहा है, बाद में होगा। अदरवाइज ये रहा इसका दूसरा ढांचा जो हम पढ़ते थे। पूछ रहा हूँ, सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को आप और मैं क्या भाषा में बुलाते, क्या लिखते थे? यह सही बात है। इसको जैसे अपने लिखते सरकार और अपने इसको लिखते एग्जीक्यूटिव, सही है। व्हाट आई एम सेइंग इज गाइस दैट द executive is dismissed, but in general all the MLAs are suspended. So if the executive is dismissed means what? They cannot work. So then the question is, then who will implement the law? The state is run by governor, chief secretary and the advisors of the president. Example, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई, 352 के तहत प्रेसिडेंट रोल लगा दिया गया, 182 में से बोला कि चलो सस्पेंड, हाँ भाई उनको डिसमिस करो। तो कानून मैं बना के दूंगा किन टॉपिक्स पे? शेड्यूल 7 के लिस्ट 2 के तहत उन 59 आइटम्स पे। यही तो दुनिया का धर्म है, ये भी यहां लिखना पड़ेगा। आपका हक ही 59 आइटम्स पे, तो इसमें बात करने की जरूरत क्या है कि कानून कौन से टॉपिक पे बनेगा? तो फिलहाल कानून कौन बनाएगा? मैं। तो हमने क्या बना दिया कानून, आप हर साल 10 लाख करोड़ रुपया केंद्र में जमा किया करेंगे, रैंडम बात कर रहा हूं। तो उसका अमल कौन करेगा जब सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ही नहीं? द एग्जीक्यूटिव हैज टू मेक श्योर दैट इट इज डन। तो वसूली का काम कौन चालू करेगा? सही बात है। तो काम चालू था, 4000 करोड़ रुपया जुटाकर केंद्र भेज दिया था, सही है। फिर एक दिन प्रेसिडेंट का मन हो गया, फिर रिवोक कर दो, सही है। जब रिवोक कर देते हैं, आई एम जस्ट सेइंग दैट द एग्जीक्यूटिव इज रीइंस्टेटेड। अगर रिवोक करते वक्त किसी कारण से डिसमिस कर दिया, डिसॉल्व कर दिया था, तो लोग क्या बोलते हैं, अला एमएलए धारासभ्य छेद नहीं तो लाओ ने नवा। इलेक्शन कमिशन ने कोने के પછી ઇલેક્શન કરે તો ઇલેક્શન થાય એના પછી 182 एमएलएस થાય, रीइंस्टेट થશે, પછી આ બધું બની જાય। પણ एक बार के लिए मान लेते हैं कि सब कुछ बराबर था, तो ये रीइंस्टेट हुए। रीइंस्टेट होने के बाद सर वो जो 10,000 करोड़ रुपये हर साल ले जाने की बात हुई थी, तो उसमें 4 ले गए तो अब क्या होगा? जी नहीं, जो कानून प्रेसिडेंट रूल में बने वो तब तक अमल में रहेंगे जब तक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसको हटा नहीं देती। वसूली चालू रहेगी। स्टेट लेजिस्लेटिव बोले ओ भालो पहले एक कानून लाओ कि आज के बाद 1 भी रुपया केंद्र में जाना बंद, तभी बंद होगा, नहीं तो भेजते रहना। सही है ना? सही है ना? नेशनल इमरजेंसी में हमने क्या लिखा था पता है? कि उस 59 पे जब लिस्ट में काम करेंगे तो उसमें 2 टाइप की चीज़ें होंगी, एक होगा फाइनेंशियल और एक होगा अदर्स। अदर्स वाले में वो वाला कानून इमरजेंसी हटने के बाद 6 महीने में हट जाएगा, और अगर कोई फाइनेंशियल कुछ बना रखा है तो 31 मार्च अगले साल तक चलेगा। इस वाले केस में इनडेफिनेटली चलेगा। इस वाले में इनडेफिनेटली चलेगा जब तक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली खुद रीइंस्टेट होके बिल्कुल अपने विधानसभा में उसको हटाने का कोई भी प्रावधान ना लेकर आए। तो आर यू विथ मी? यही इसके अलग अलग स्टेप्स है। जब आप नोट मेकिंग करेंगे तो मस्त हेड्स डाल के अगर कर लेंगे ना, तो जो लैंग्वेज का डिफ़िकल्टी बुक में या इन जनरल एग्जाम में भी हमको फेस करना पड़ता है वो कंपैरेटिवली डाउन हो जाएगा। अदरवाइज वो एक छोटा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर एक बार मैं वापस पीछे लेकर जा रहा हूँ क्योंकि इसी के बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी भी पढ़ा सकता है। आप एक बार देखते जाइए। दो तीन जगह जो नोट करने वाला है वो तो अपने को समझ आ ही रहा है कि क्या करना है। प्रेसिडेंट रूल हाँ जाता है ना, लिखा है ना ऊपर जुडिशियल रिव्यू। नहीं, खत्म होने के बाद क्यों, खत्म होने के दौरान भी जा सकता है कोई। जैसे जुडिशियल रिव्यू का बेसिक मतलब क्या होता है, या तो जुडिशरी खुद उस बात को लेती है कि दिखाओ एक बार जरा आना,
हमको भी देखना जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी कैसे फेल हो गया। सुओ मोटो भी लिख सकती, जिसको बोलते खुद से, नहीं तो आप आकर जमा कर दीजिए कि सर मुझे लग रहा है मेरे राज्य में ना थोड़ा गलत कारण से लगा दिया गया है। तो कहा यह जाता है कि प्रेसिडेंट महोदय का प्रेसिडेंट रूल लगाने का जो डिसीजन है वो अभी कोर्ट के कटघरे में खड़ा है, कोर्ट बुलाएगी, तो वो थोड़ा शर्मनाक बात होती है। तो इसीलिए उन सब चीज़ों को फॉलो किया जाता है। आगे बढ़ सकता हूँ? किताब में इन सेंटेंसेस को ढूंढने की जहमत उठा लेना खुद। मतलब बताया जा सकता है पर वो घुमावदार फॉर्म में, तो पहले इसी को अच्छा कर लेते तो फिर चैलेंज कम आता है। इस वाले में प्लीज़ एक चीज़ का ध्यान रखना, कहीं भी स्पेशल मेजॉरिटी नाम की किसी बात का कोई चर्चा नहीं है, तो आपका दिमाग एक्स्ट्रा सोचने ना लग जाए। ये कैसे मिट गया? पूछो। आँख घुमा ली एक बार प्लीज। मार्क, 1 साल के बाद दोनों कंपलसरी क्राइटेरिया है, एनी वन नहीं है। आगे बढ़ सकता हूं? खींच रहे उसमें गुजरात का एग्जाम्पल लेकर चल रहे, तो हमारे लिए अभी वी आर अ लिटिल अकस्टम्ड टू व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। दो चीजें, फर्स्ट जो है आपने स्टेट रन बाय गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी और एडवाइजर और प्रेसिडेंट। ये थर्ड पर्सन है एडवाइजर, एडवाइजर्स है। हाँ तो कोई याद नहीं है मॉडर्न इंडिया में वाइसरॉय के दोस्त? अरे कोई भी। हाँ जैसे ये कौन होते हैं? मोदी जी के दोस्त। सेकंड थिंग इज दैट आपने बताया कि डिसमिस है, वो एमएलए ने सस्पेंड और डिसॉल्व दोनों लिखा हुआ है। तो मान लीजिए एमएलए सस्पेंड है तो सॉरी इमरजेंसी का टाइम कंप्लीट हो गया, तो जो सस्पेंड है वापस अप्रूव हाँ, फिर इंडिया एग्जीक्यूटिव में से फॉर्म करेंगे। एंड डिसमिस्ड है तो इलेक्शन होगा, डिसॉल्व है तो सॉरी सॉरी मैं डिसॉल्व है तो इलेक्शन। ये तो वर्ड का ही वही तो कीमत है। आगे बढ़ रहा हूँ, ये तो ओके सही है ना? एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। जब तक मैं फाइनेंशियल इमरजेंसी लिख रहा हूँ इसी फॉर्म में, तब तक आप स्टेट इमरजेंसी का कोई पार्ट तो पढ़िए। उसमें आपको नेशनल इमरजेंसी जैसा ही ढांचा दिखेगा, और किसी भी शब्द में कहीं पर भी कोई बात कम समझ काम बात आए तो आप प्लीज़ पूछिए। मैं फाइनेंशियल इमरजेंसी लिख रहा हूँ, जैसे पहले एक बार बोर्ड पे, जैसे प्रेसिडेंट रूल ग्राउंड ऑफ इम्पोजिशन कि किस बेसिस पर है, ये रहे 2। 356 में ये वाला लिखा है, 365 में ये वाला पार्ट लिखा है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल 2 महीने के अंदर, अगर नहीं है तो 30 दिन के अंदर जब लोकसभा रीइंस्टेट होगा तब। अप्रूवल हमेशा सिंपल मेजॉरिटी से होगा। फिर इसके बाद वाले पेज में है ड्यूरेशन। थैंक यू। ड्यूरेशन 6 मंथ्स के लिए रहेगा, और उसके बाद उसका एक्सटेंशन हो सकता है, और एक्सटेंशन 2 ही क्राइटेरिया के बेसिस पे 1 साल के बाद जाएगा, जिसमें एक क्राइटेरिया अगर नेशनल इमरजेंसी इन द होल कंट्री और एनी पार्ट है तो हो सकता है, और दूसरा इलेक्शन कमीशन अगर बोले कि यहाँ इलेक्शन कराना मुश्किल है तो हो सकता है। कॉन्सिक्वेंस ये आसान है पढ़ना। क्यों? दिमाग में ऐसा करना है कि राज्य की सरकार को हटा देते, केंद्र की सरकार को ले आते। केंद्र की सरकार जब राज्य में आएगी तो सबसे इजी इस चीज को याद करना होता है कि 59 आइटम्स पूरा हैंड ओवर कर दो। और किस लिए लगाते होंगे? इसीलिए ना, क्योंकि यूनियन लिस्ट में तो केंद्र खुद कर सकता है, कॉन्करेंट लिस्ट में भी केंद्र खुद कर सकता है। जहां केंद्र लैग करता है संवैधानिक तौर पे, जहां उनको हक नहीं है, वो तो राज्य वाला ही है। तो 59 आइटम्स हैंडल कर दो। यही लिस्ट में लिखा है कि वो क्या क्या कर सकते हैं।
सही है। और ये और मजबूत तब हो जाता है जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ के उसकी वर्किंग वगैरह भी देख लेते हैं कि सही बात है, हाँ तो ले ही सकते हैं ना। तो ये वो सारी चीज़ें लिखी हैं। फिर हाँ, ये हमारे पढ़ने के लिए यूज़ ऑफ आर्टिकल 356, सही है। अब ये डिफरेंस बिटवीन दिया है, पढ़ा हुआ है, फिर भी एक बार के लिए घुमा लेते हैं। जैसे 356, गाइस, इट इज़ प्रोक्लेम्ड ओनली व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया बाय एक्सटर्नल अग्रेशन या आर्म्ड रेबिलियन है, सही है। इस केस में क्या होता है, अगर कभी भी ये पता चल जाए, कहाँ गया, कैनॉट बी इन अकॉर्डिंग टू द विच मे नॉट बी इन कनेक्शन, हाँ, प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो गई है तो इस दौरान स्टेट लेजिस्लेचर और उसका वो कंटिन्यू करेगा, बट इस दौरान वो डिसमिस हो चुका होगा। अंडर दिस पार्लियामेंट किसी भी चीज पर लॉ बना सकती है, और ये वाला मेरे काम का, इस दौरान पार्लियामेंट खुद कानून भी बना सकती है, या पार्लियामेंट किसी प्रकार की कोई अथॉरिटी को भी स्पेसिफाई कर देती है कि सुनना, एक बार मेरी तरफ से उधर कानून बना लेना, तो कानून बनाया जा सकता है। ये मैक्सिमम 6 महीने n नंबर ऑफ टाइम्स, ये मैक्सिमम 6 महीने एक बार में 3 इयर्स। ये सेंटर और स्टेट के बीच का रिलेशनशिप में चेंज आ जाता है, इसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा चेंज नहीं आता है। फिर ये सारी चीज़ें लिखी है, वो सब समझ में आने लग जाएगा। डिफरेंस बिटवीन लिखा हुआ है, ये वो कब कब कहाँ कहाँ पर किस तरीके से लगा, ओ माय गॉड क्या हुआ हिंदुस्तान का, एंड ऑल दैट। स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, हाँ बिल्कुल है। जैसे इसमें एक बात कर लेता हूँ, देखिए जो स्टोरी जब चालू की थी इमरजेंसी की, तो 1947 से स्टोरी चालू की थी और 1994 एसआर बोमाई पे रोका था। तो ये स्टोरी क्यों चला रहे थे सर आप? ये बताने के लिए कि बच्चों, केंद्र और राज्य के बीच में कब 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 किस किस कारण से तनाव आया। तो एसआर बोमाई के बाद पढ़ाया लिखाया क्यों नहीं कुछ? क्योंकि उसके बाद ना, एसआर बोमाई केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे, जिसके बेसिस पे केंद्र और राज्य के बीच की किसी भी प्रकार की मगजमारी को सॉल्व किया जा सकता है। तो इस केस के बाद इंस्ट्रक्शंस की एक लड़ी लगा दी थी। आपको एग्जाम में क्या याद रखना है पता है? अगर एग्जाम में आता है एसआर बोमाई केस के तहत ये हुआ था, तो आपका दिमाग ये फील करना चाहिए, सही बात है, केंद्र का इम्पोजिशन इससे घटता तो है, हाँ तो ये हो सकता है एसआर बोमाई केस में। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एसआर बोमाई में अब पहले देखते हैं कि क्या लिखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा है, फिर लिखा है केसेस ऑफ इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर यूज। तो वापस से क्या बोला, इम्पोजिशन इट वुड बी प्रॉपर, फिर बोल रहे हैं कि वापस से ये होगा तो ही प्रॉपर हो सकता है। तो हमको ये 10 आइटम देखने, कोई भी देख लेते हैं ध्यान से। जैसे एसआर बोमाई में क्या किया है ना, हर एक की लाइन खींच दिया, ओ आना आगे नहीं जाता, ओ भाई हूं। द प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, लाइन खींची, कोई भी ले लेते हैं। बर्डन लाइज ऑन द सेंटर टू प्रूव दैट रेलेवेंट मटीरियल एग्जिस्ट्स, लाइन खींची, कोई भी चेंज कर ले, यहां पे आ जा। When a new political party assumes power at the center, it will not have the authority to dismiss ministers formed by other party in the state. कि ऐसा नहीं हो कि केंद्र में एक्स पार्टी की सरकार आ जाए उधर है तो वो उसको डिसमिस कर देंगे। नो, हर तरीके से एसआर बोमाई ने प्रेसिडेंट रूल रैंडमली लागू नहीं हो जाए टिल लाइन खींच दी है। तो आप इनको पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आएगा। इन केस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई बात कम समझ में आ रही है, स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद तो और बेहतर समझ आएगा, क्योंकि तब स्टेट की वर्किंग भी अच्छे से समझ आने लगती है। सो इट हेल्प्स अ लिटिल मोर, बट उतना कोई फैंसी नहीं लिखा है कि हमको वो बात नहीं समझ आएगी क्या है। ओके, केस ऑफ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर यूज, कि कब कब ऐसा हुआ कि जेन्युइनली प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, और कब ऐसा हुआ जब इन जनवरी। सो दिस इज द स्टोरी, दिस इज द स्टोरी। और अब मैं फाइनेंशियल इमरजेंसी पे आऊँगा। तो आपको मैंने खाली कौन से पेज के बाद किस किस बात को लेकर आएगी ये इत्तला किया है,
ताकि आपका दिमाग उसको पढ़ते वक्त ये सवाल ना पैदा करने लगी कि ये क्या आ गया सर बीच में, और मान लीजिए नहीं भी तो मैं हूँ। डाउट है, बट ऐसे इसका ड्यूरेशन से सब गाइडलाइंस बनाता है, टेक्निकल साइड लेजिस्लेशन वर्क है ना, तो बनाता है, उसे फॉलो करना कंपलसरी है क्या? कोई नहीं करता। तो फिर तो जब वापस से नहीं करते, वापस से सुप्रीम कोर्ट में केस होता है, वापस से जुडिशरी बोलता है आपको ध्यान देना चाहिए था, तो वापस से लेजिस्लेचर बोलता है हाँ हाँ सॉरी, हाँ पक्का अगली बार से। जैसे कि अब लेजिस्लेचर ने प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया, हम्म लेट्स से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं इररिलेवेंट है, हम्म तो और हट गया, तो फिर देखो उनका क्वेश्चन समझो, मैं जुडिशरी जब पढ़ाऊंगा तब जवाब दे दूंगा, पर वैसे ही जैसे अभी एनालॉजी दिया था वैसे दूसरी बार देता हूँ। उसका क्वेश्चन ये है कि सर ये जो इतना एसआर बोमाई केस के बाद जुडिशरी इतना गाइडलाइन बनाता है, तो केंद्र सरकार या लेजिस्लेचर इसको एज एमपीज फॉलो करते हैं क्या? नहीं। तो फिर क्यों बनाते हैं? तो कैसा है कि जैसे मेरे फादर ने भी बहुत सारे रूल्स बना रखे घर में मेरे लिए, उनसे पूछो, हाँ वही, उनसे पूछो तो वो कहते कि ये कोई अमल नहीं करता इसका। मुझसे भी पूछोगे शायद मैं भी नहीं करता। और पता है मेरे अंदर डर क्या है? रूल्स तो है, आज नहीं तो कल किसी काम बात से अगर एक बार पाप का घड़ा भरा मेरा और फूटा तो इसीलिए वो क्या करते हैं, उन्होंने 5 रूल बनाए, मैं 5 नहीं फॉलो कर रहा, तो घर में रहने देते, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो क्या करते हैं, अगला केस आता है, फिर 6ठा 7वां भी बनाते हैं, फिर देखते हैं ये फिर भी नहीं सुन रहा, उल्लंघन किए ही जा रहा है। पर इम्पोर्टेंट क्या है पता है, मेरे को अंदर से क्या मालूम है कि ये रूल है और मैं उल्लंघन कर रहा हूँ। तो मेरे अंदर डर क्या है पता है, एक दिन एक उल्लंघन करते हुए अगर मैं फेस टू फेस दिख गया और पकड़ा गया, तो वो आओ देखेंगे न ताओ, सट करके रख देंगे, और मेरे को तो पूछने की जरूरत भी नहीं है झापड़ क्यों मारे, सट मेरे मुंह से खुद ही निकल जाएगा, रूल नंबर 7 के तहत मारे ना। तो ले जब पता था तो तोड़े क्यों? पसंद नहीं आ रहे थे रूल तो घर छोड़ देते। आप तो पसंद हो ना, तो कानून तो ले वो आपके बनाए हुए कम पसंद आते हैं, तो भी सब साथ रह ही रहे ना। कौन जा रहा है? और इतनी बार समझाने के बाद भी रूल बनाना भी नहीं छोड़ रहे। क्या बोलते पता है, आखिर मैं पापा हूं यार, बनाता तो रहना पड़ेगा ना, नहीं तो ये देश तो बच्चे कुछ भी करने लग जाएंगे, तो बना देते हैं। गुजरात में तो शराब सबसे कॉमन रूल में आता है, सरकार की तरफ से रूल है कि पीना नहीं अलाउड है, घर पे सबको मालूम है कि पी के नहीं आ सकते, तो बच्चे क्या करते हैं, छुप छुप के पीते हैं, छुप छुप के आते हैं। तो किसी दिन रात को 11 बजे घर में आ रहे थे, तो पापा पानी पीने किचन में जा रहे थे, तो 2 ऑप्शन होते हैं, एक उस दिन उनको नींद आ रही और इच्छा हुई कि अभी इसको नहीं टोकना है, पर उनको पता चल गया कि ऐसा कुछ है, तो कभी कभार जाने भी दे देते। ऐसे पानी पीने जाते जैसे मुझे देखा ही नहीं रात को। बाप बाप होता है। और किसी दिन दरवाजे पर ऐसे खड़े हो जाएंगे कि मेरा ही इंतजार क्यों कर रहे थे आज रात को। तब फिर वो रूल्स आर रूल्स माय फ्रेंड, वो फिरोज खान ने किसी मूवी में वेलकम, तो हमारा भी वेलकम होता है, रूल्स आर रूल माय फ्रेंड। तो हम परेश रावल की तरह ये नहीं बोल सकते, ऐसे रूल चेंज करते रहोगे तो मैं नहीं खेलूंगा। That is the relation. So it will keep working. That's the pillar of. ऐसा जो जुडिशियल एक्टिविज्म होता है वो बाइंडिंग इन नेचर नहीं होता, बट पार्लियामेंट चाहे तो फिर किसी भी जुडिशियल लेट्स से कोई स्टेटमेंट उसके अगेंस्ट बिल पास करके उसे खारिज भी कर सकता है। वही पापा बेटा रिलेशनशिप। जुडिशियल एक्टिविज्म इज नॉट बाइंडिंग इन नेचर। इफ द पार्लियामेंट वाज तो वो नहीं कर सकता उसको,
पर पार्लियामेंट चाहे तो एक बिल पास करके बोल सकता है कि हम जुडिशरी की इस बात को नहीं मानेंगे, तो ठीक है। ऐसा सोच रहे कि यूएस में से कि जुडिशरी सुप्रीम है ना, हाँ। इंडिया यूके में पार्लियामेंट सुप्रीम है, अपने इंडिया तो हमारे भी तो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है, जैसे सेलिएंट फीचर्स में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, पर पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी तो है ही ना, क्योंकि पीएम का जो रोल है वो थोड़ा ज़्यादा चर्चे में है। या वो बैलेंस में जैसे 10 दिन और बीतेंगे ना तो वर्किंग और समझ आने लगेगी कि सही बात है। अभी थोड़ा हाँ सही बात है, क्वेश्चन इज़ फेयर, बट थोड़े और दिन भी एक्चुअली कि जुडिशरी पढ़ा देने के बाद थोड़ा सही रहता है। सुप्रीम कोर्ट का वर्किंग, हाई कोर्ट का फिर कोई पूछता भी नहीं है ये वाला सवाल कि ऐसा क्यों है। मैं फाइनेंशियल इमरजेंसी लिख रहा हूँ। थैंक यू। देखते हैं, छोटा सा था इसलिए कुछ है ही नहीं। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 गाइस, इट इज़ अंडर जुडिशियल रिव्यू ऑब्वियसली। कब होता है सर? जब केंद्र, और बात फाइनेंशियल इमरजेंसी की है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि दंगे फसाद हो रहे हैं या कुछ। आर्थिक कड़की होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं, न्यूज़पेपर्स भी बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन की, तो उसको वैश्विक मंदी बोलते हैं। एट टाइम्स वैश्विक मंदी जो है वो हिट कर जाता है कंट्रीज़ पे, तो देश किसी भी प्रकार से, सेंटर और स्टेट्स आर्थिक कड़की की तरफ बढ़ जाते हैं। ये जब बढ़ जाते हैं तो बोलते हैं कि प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 360 के तहत इस देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी है। ठीक है, कैसे होता है? सिंपल, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को ये कहते हैं, वो प्रोक्लेम करते हैं इसको। उस दौरान पार्लियामेंट को कंपलसरी, लोकसभा राज्यसभा से इसको विद इन 2 months पास करना पड़ता है, और इफ़ लोकसभा इज़ नॉट इन सेशन देन जैसे रीइंस्टेट होता है तो मिलने के बाद उसको अमल करना पड़ता है। हर 6 महीने में एक हुए, वापस से 2 महीने 6 चल रहा है। कब हटेगा? ज़्यादा अंग्रेजी नहीं सर, 6 महीने। रैंडम क्वेश्चन जनरेट करने की ज़रूरत नहीं, मैं अपनी बात रख चुका हूँ क्योंकि
इसमें क्या है, इसके बाद ये पूरा बोर्ड ना 1000 पॉसिबिलिटीज लिखी जा सकती है, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। हर एक का जवाब क्या होगा? इसकी ना लंबी लंबी इंग्लिश लिखी हुई है किताब में, जिसका जवाब यही है। टाइम पीरियड इनडेफिनेट, हाउ कैन इट बी रिवोक्ड? बाय द प्रेसिडेंट। तो ये सेम है। फाइनेंशियल इमरजेंसी बाकी दो इमरजेंसी के साथ का जो मेजर फर्क है वो यही है कि उसमें 6 महीना फिर वापस से रीप्रोक्लेम एंड ऑल दैट, इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। समझ आ रही है बात? है ही इतना ऐसा। इसमें क्या करती है सरकार? हर तरीके से फाइनेंशियली देश को मजबूत बनाने की कोशिश करने के प्रति कानून बनाने लगती है, बराबर है। वो हमको और बेहतर जैसे आर्टिकल 110, 111, 112, 117 क्लॉज 1, 117 क्लॉज 3, ये वो कोई भी टाइप के ये जो आर्टिकल्स होते हैं, इन पे काम करके कोई काम करने लगते, जिससे कि आर्थिक लेवल पर हम थोड़े बेहतर हो जाए। यही अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है इस गेम का। इस केस में अगर बुक वाला पार्ट देखते, ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन, पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन, ये सेम है पिछले वाले के जैसा है, तो हमको बेनिफिट मिलता है एक साथ पढ़ने की वजह से। नाइस। देयर इज नो मैक्सिमम प्रिस्क्राइब लिमिट, रिपीट विपीट की कोई ज़रूरत नहीं। जब इनडेफिनेट ही कर दिया तो रिपीट वाला क्या कॉन्सेप्ट है? प्रोक्लेमेशन कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम। ये उसके इफेक्ट्स हैं, मेजर 3 इफेक्ट कि क्या कर सकता है राज्य, केंद्र क्या कर सकता है। कोई भी, आप या मैं अगर प्रेसिडेंट होते, प्राइम मिनिस्टर होते, तो हम क्या करते? कोई भी प्रकार का अवैध खर्चा रोकते, कोई भी लीकेज को घटाते, कहीं पर भी एक बार, मतलब ओवरऑल इकोनॉमी के फाइनेंशियल डिसीजंस को रिस्ट्रिक्ट करने का ही तो फैक्टर है ना। तो इन दोनों तरीके से, ये 3 तरीके से इसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं। इशू डायरेक्शन फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरी एंड अलाउंस तो पीपल, हाँ, पगार काट सकते। कब तक? इनडेफिनेट। तो कब तक कटे? तो कब रिवोक होगा? उनकी भी कट सकती है, खुद की भी, ऐसा कुछ नहीं। और सब आड़े तिरछे सवाल दिमाग में ना लाना सर, फिर वो खुद की काट सकते हैं, तो कुछ भी सोच सकते। तो ये इफेक्ट्स है, ये क्रिटिसिज्म है। ओ माय गॉड, ऐसा थोड़ी होना चाहिए था, इमरजेंसी जैसी बात है ही क्यों किसी देश में, ऐसा हमारे ही देश में क्यों है, ये वो। फिर तारीफ भी है कि होना भी ज़रूरी है, नहीं तो या तो केंद्र तानाशाह हो जाएगा, नहीं तो 30 राज्य कुछ दिन बाद 30 देश बन जाएंगे। इट्स लाइक वेदर अ जॉइंट फैमिली इज गुड और अ न्यूक्लियर फैमिली। हाँ हाँ, ये रही ना स्टोरी कि कब कब क्या क्या चर्चा हुई थी। तो ये प्रेसिडेंट रूल के साल है। गुजरात में भी 5 बार है, बिहार में तो लगता है चले ही जा रहा है। मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश जगह कम पड़ गया है। इतना ही था तो 6 बार लिख सकते होंगे, 9 बार, सॉरी। ये तो हमारे समझने के लिए ये सारे आर्टिकल्स हैं। तो इसमें हम मेरा एक पॉइंट जो मेजर अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल राइट वाला पार्ट, वो पढ़ाना करना बाकी है। बात करें, आप एक बार अपना टेक्स्ट बुक घुमा लीजिए, मैं फंडामेंटल राइट वाले पार्ट पे जा रहा हूँ। हाँ, तो सर सस्पेंड करेंगे तो उसमें एक ऑप्शन है कि जब ये खत्म हो जाएगा तो वो लोग आ जाएंगे, 182 एमएलए से वो अपने वो चार्ज करेंगे। बट अगर ये डिसॉल्व करते हैं तो री-इलेक्शन होगा। तो जब अगर ऐसा है कि असेंबली अभी अभी जस्ट बनी है और अगर ये लग गया तो फिर वो फिर से री-इलेक्शन होगा, तो क्या हुआ? जैसे उसका क्वेश्चन ये है कि अभी अभी असेंबली बनी थी और प्रेसिडेंट रूल लग गया और उन्होंने उस असेंबली को डिसॉल्व कर दिया, तो अभी तो बनी थी, फिर से री इलेक्शन होगा। देखिए, इसको रैशनली सोचो, अभी अभी तो बनी थी,
इतने ही दिन में राज्य की ऐसी स्थिति कर दी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई, दूसरा लाओ। तो बनाते वक्त का भी सोचो ना कि क्या बुरा है। सही बात है, अगर वो स्थिति आ ही गई तो क्या बुरा है। अब भी सरकार आई थी, अब प्रेसिडेंट रूल लग गया, तो इसका मतलब तुम कोई खास सरकार के लायक नहीं थे, तुम्हारा जाना ही ठीक है। केंद्र भी ना ऐसे ही सोचता होगा। ऐसा होता नहीं है, पर ट्राई करते हैं पूरी। दल बदल, हंग असेंबली, गठबंधन की सरकार, कुछ ना कुछ तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फॉर दैट मैटर गवर्नर, जो सीएम पद पे हैं वो खुद सब सोचते हैं कि वापस से इलेक्शन का प्रोसेस क्यों होगा। बट बस ये प्रावधान है संवैधानिक तौर पे, इफ यू वांट यू कैन डिसमिस, तो इट कैन बी डिसमिस्ड। मोर ऑफन देन नॉट अपने डिसॉल्व, मोर ऑफन देन नॉट क्या वो डिसॉल्व पे अपने टिक नहीं मारते वो लॉजिक से, ऐसा थोड़ी हो सकता है डिसॉल्व थोड़ी कर देंगे। तो प्रावधान है तो है। ये मुझे पढ़ाना है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट वाला पार्ट। ऐसा तब तक आप एक बार आंख घुमा लीजिए, मैं पढ़ाऊंगा। पढ़ाए फंडामेंटल राइट रिलेटेड कुछ बातें, फंडामेंटल राइट रिलेटेड कुछ बातें। एक बार के लिए आपके बुक में फंडामेंटल राइट जो है वो 6th, 7th या 8th चैप्टर होगा। सही है। पार्ट कौन सा है और आर्टिकल नंबर कौन से कौन से तक है? थैंक यू गाइस। पार्ट 3 एंड आर्टिकल 12 टू। एक मजबूरी समझिए और एक प्रॉमिस भी करता हूँ, फंडामेंटल राइट्स जब पढ़ाऊंगा तो जेन्युइनली आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक एक एक आर्टिकल पढ़ाऊंगा। पढ़ना भी पड़ता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ज़रूरी भी होता है। अभी एक मजबूरी ये है कि इसकी कोई चर्चा है तो पूरी बात हो नहीं सकती। बता ये देता हूँ, जैसे फंडामेंटल राइट्स में 12 नंबर से लेकर 35 नंबर तक संविधान में आपको और मुझे क्या क्या इस देश में एज ए सिटीजन या स्टेइंग इन दिस लैंड राइट्स है, उसकी एक लिस्ट है। उसके तहत हम लोगों को बहुत सारे हक दे रखे इस देश ने। अगर जाने अनजाने में
कोई भी हमारा हक हमसे छीन लिया जाता है जो 12 से 35 के बीच में है, हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डायरेक्ट, एक आम नागरिक डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये इसका स्केल है। दिक्कत है, आ जा। और सुप्रीम कोर्ट को भी ये बोला कि आप सुनेंगे। फॉर दैट मैटर जैसे हाई कोर्ट भी जाया जा सकता है। तो मतलब ऐसा नहीं कि आप पुलिस स्टेशन जाइए फिर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, ये इसका स्केल है। सही है। अब इसमें खाली 1 मिनट के लिए, जैसे आर्टिकल 19 उसमें खोलिएगा, उसमें आपको कुछ राइट्स रिलेटेड बातें होंगी। कुछ है, ये आपके हक है, आपको दे रखा है। सही है। तो उसमें ABCD करके और भी सब पार्ट होंगे। कितने पार्ट है? 6 है। ओके, ABCDEF। सही है, ठीक। इसमें लिखा है आपको क्या क्या दुनिया में हक है वगैरह वगैरह। ठीक है। फिर एक आर्टिकल 20 भी होगा। वो आर्टिकल का नाम क्या है? हाँ, है ना, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस का मतलब है, ऑफेंस का मतलब होता है कोई गलती, कन्विक्शन का मतलब होता है जब आपको सजा सुना दी गई है। तो कैसा है कि सपोज मैंने कोई पॉकेट मारा किसी का, तो वो ऑफेंस है। फिर हमको कन्विक्ट कर दिया, उसमें मुझे 1 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई, तो मुझे लाजपुर जेल में रहना है। 2 साल रख लिया, मुझसे स्टूल भी बनाने लगे, झाड़ू पोछा अलग करा रहे, एक नौकरी पकड़ा दिए जिसकी पगार खुद रख लेते हैं। दिक्कत इस बात की है कि मुझे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था जब मैं अपने ऑफेंस के लिए सजा काट रहा हूं, तो भी यह भी हमारा मूल अधिकार है that I should get a protection when I am serving the conviction of the offense that I have committed. मेरी बात समझ आ रही है? अगर उसमें लिखा है कि कौशल बुबना 1 साल लाजपुर, और जितना लिखा है उतना ही काम कर सकते, इससे ज़्यादा हमको सज़ा नहीं हो सकती, ये मेरा मूल अधिकार है। फिर आर्टिकल 21 में भी कुछ लिखा है। सही है, बोर्ड पे ये लाइफ, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी है राइट टू लाइफ में। पता है इसमें क्या क्या हक है? रात को सोने का, वो सब भी राइट टू लाइफ है। जीवन के सारे पहलू मोर और लेस इसमें कवर्ड है। ठीक है, अभी मुझे यही 3 का काम है। एक खाली ऐसे ही मैं अपने एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, बच्चों पढ़ाने में काम आएगा। मैंने लिखा आर्टिकल 17, ये ना अनटचेबिलिटी पे। ये आर्टिकल भी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसको ज़्यादा पढ़ाना नहीं पड़ता है। क्या है इसका मतलब? है छुआछूत। किसी भी तरह से कोई भी आदमी अगर, कोई भी इंसान अगर किसी भी दूसरे इंसान से ये महसूस करे कि वो उसके साथ ऊंची नीची जात की वजह से छुआछूत का कोई भी हरकत कर रहा, आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते, मैं गया। ये इसका फंडामेंटल है, ये आपका मूल अधिकार है। ठीक, ये सब क्या बढ़ा रहे हो सर? यार ऐसा है, आर्टिकल 358 में पता है क्या लिखा है? अब मेरी बात को मैं ना बता के समझाने की कोशिश करूंगा, इसमें एक पॉइंट के बाद ज़्यादा लिखाया नहीं जा सकता। आर्टिकल 358 में ये लिखा है कि अगर आर्टिकल 352 के तहत इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लागू हो गया और उसमें भी एक्सटर्नल इमरजेंसी लागू हो गया, आर्टिकल 358 में लिखा है कि इंडिया में अगर 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लागू हो गया और उसमें भी एक्सटर्नल इमरजेंसी लागू हो गया, तो आप हिंदुस्तान के नागरिक का 19 नंबर ऑटोमेटिकली खींच सकते हैं।
आप मतलब सरकार। तो सरकार आपका 19 नंबर ऑटोमेटिकली खींच सकते हैं, बराबर। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि अगर ऐसा हो गया तो आपका 19 गया, और ये पूर्ण रूप से गया। मतलब सर हमारी मांगे पूरी करो, ये सब राइट्स है तुम्हारे, आप स्ट्रीट पे जाके ये सब बात कर सकते। 19 लगा और करते दिख गए, 19 की तरह इसको अंदर ले। पूरा पढ़े नहीं थे क्या? 352 लगेगा तो 358 के तहत 19 जाएगा। मैं कोर्ट जाऊंगा, नहीं जा सकता। इमरजेंसी खत्म होने के बाद जाऊंगा, नहीं जा सकता। तो मैं क्या करूं? घर, इमरजेंसी चल रहा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इन इंग्लिश, इफ एट ऑल during national emergency due to external aggression 352 is applied, then according to article 358 automatically article 19 goes during that time period. During that time period you cannot claim in any court for your rights for article 19. और इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात, आर्टिकल जैसे मान लिया अभी इमरजेंसी चल रहा है, पकड़ पकड़ के धोया मैंने तुमको, इमरजेंसी हट गई, आप कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट जिंदा हो गया, 19 सुनने के लिए भी उनके कान खुल गए। आप गए, बोले सर सर पता है इमरजेंसी के वक्त इन्होंने मेरे को बहुत मारा था, 19 नंबर के तहत मेरे सारे राइट ले लिया था। तो सुप्रीम कोर्ट भी क्या बोलेगी, भैया उस दौरान का कोई भी केस 19 नंबर के तहत यहाँ पर एंटरटेन नहीं किया जा सकता है। छीन लिया तो फिर मारा था ना। हाँ, तो अब मैं क्या करूं? सो इन इंग्लिश, एनी एक्ट्स डन अंडर आर्टिकल 19 ड्यूरिंग एक्सटर्नल इमरजेंसी cannot be discussed in the court of law once the revocation of emergency has taken place. मतलब ये नेशनल इमरजेंसी चल रहा है, इसमें 19 गया, तो जब खत्म हो जाएगा तो अब यहां पर आप कोर्ट नहीं जा सकते। मेरी बात समझ पा रहे? ये एक इसका पार्ट है। इसमें सर सुनना, सर 19 कब तक जाएगा? जब तक इमरजेंसी है तब तक। सर तो इसके लिए कोई अलग से लिखना पड़ता है कि 19 गया? नहीं। तो फिर कैसे पता चलता है? 352 एक्सटर्नल इमरजेंसी, 19 गया, दोनों साथ चलते, एक के पीछे एक। 352 के पीछे ही 19 है, 352 आगे गड्ढे में, 19 भी गड्ढे में। तो सर मैं कोर्ट नहीं जा सकता? उस वक्त तो बिल्कुल नहीं। तो सर मैं बाद में नहीं जा सकता? जो हुआ सो हुआ। आर यू विथ मी? इसको इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है। तो मैं ये सोच रहा हूं कि पहले ये पढ़ेंगे, है कहां? देखना ध्यान से। आर्टिकल 358 डील्स विद द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 19। इतना ही पढ़ेंगे बोर्ड पे बच्चों। अंडर आर्टिकल 358 ये 6 फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। क्या इसके लिए कोई ऑर्डर लगता है? नो सेपरेट ऑर्डर इज रिक्वायर्ड। ध्यान से, जब ये प्रोक्लेमेशन लगता है तब स्टेट बिल्कुल फ्री है कि वो आर्टिकल 19 का इंप्लीमेंटेशन करे। स्टेट उस पर कोई भी कानून बना सकती है, कुछ भी एग्जीक्यूटिव राइट्स ले सकती है, आपका राइट अब्रिज कर सकती है, पूरे 6 के 6 फंडामेंटल राइट के तहत कुछ भी कर सकती है। स्टेट कोई भी कानून बना सकता है, कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन इस ग्राउंड पे चैलेंज नहीं हो सकता उस टाइम पीरियड में कि ऐसा कैसे कानून बना दिया, 19 नंबर चला गया, भाई साहब इमरजेंसी चल रहा है। पूर्ण नहीं, संपूर्ण रूप से 19 नंबर जाएगा, ये लिखा है बराबर। एनी लॉ मेड ड्यूरिंग इमरजेंसी टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। तो सर मेरे को फिर कब वापस होगा? आज कानून बना इमरजेंसी के वक्त 19 गया, आज शाम को 6 बजे अगर हट जाएगा ना इमरजेंसी
कानून भी खत्म हो जाएगा वो वाला, बस जो तेरा 19 नंबर ले रहा था। 6:01 से 19 नंबर लौटा दूंगा। तो सर आपने मेरे को 6 बने 5 मिनट बाकी था तो मारा, अभी 6:01 पे भूल जा उस बात को। ये भी नहीं बोल रहा रात गई बात गई, 6 गई बात गई। This means that legislative and executive actions taken during the emergency cannot be challenged even after the emergency has ceases to operate. It cannot be challenged. Are you with me? Okay. अब आते हैं 359 पे। इसमें क्या नया है सर? ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है। बोर्ड पे पता है जब 359 में क्या लिखा है, हम ना ध्यान से देखना, हम ना आपके एफआर नहीं छीन रहे, हम आपके एफआर नहीं छीन रहे। तो एक आदमी आया, इमरजेंसी चल रही थी, उसके साथ अनटचेबिलिटी का बिहेवियर हो गया, उसको अवैध भाषा में उससे बात हो गई कि वो ऐसे छोटी जात का है, पीछे से आना, अरे तूने बर्तन छू दिया, ऐसा वैसा, मतलब इस लेवल का हो गया कि उसको लगा कि हाँ मेरा 17 ले लिया। वो भागा कोर्ट, कोर्ट गया, कोर्ट ने हाँ बोलिए सर मेरा 17 चला गया। बात तो सही है, घर चले जाओ। तो सर 19 में भी तो यही बात हुई थी। तो बोले फंडामेंटल राइट आपको है, पर ऐसा है आपसे छीन नहीं रहे, तो फिर सर लेकिन अगर उसका अमल नहीं हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं है। मतलब बोले इसमें 19 का अमल ही नहीं हो सकता, पर इसमें अगर अमल नहीं हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं है। मतलब इंग्लिश में बात कर रहा हूं, आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड, फंडामेंटल राइट इज नॉट सस्पेंडेड, but its implementation in the court of law is suspended. आपका एफआर छीन नहीं रहे, बट पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे। मतलब तो पूरा नहीं देंगे तो कितना देंगे? अच्छा सुनो, डिस्काउंट दे देते तुमको। हाँ बोलिए सर। अगर कभी भी आर्टिकल 20 और 21 का वायलेशन हो गया ना, तो आ जाना, बस पूरा मदद कर देंगे। मतलब सर सुनो, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, राइट टू लाइफ, आ जाना। तो सर मेरा तो फंडामेंटल राइट, कोर्ट आने का मौका दे रहे ना, पहले मैं देखूंगा तेरा 21 गया तो बात कर सकते हैं। फिर बोले सर पता है हमने वो पॉकेट मारने वाली सज़ा काट ली थी, हमको फिर से सज़ा दे दी। किस चीज़ की? पॉकेट मार। अगेन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस को लेकर वायलेशन हुआ है, चला जा, वो दिलवा सकता हूँ। तो क्या बोला पता है सर, वो छुआछूत भी हुआ था। तो बोले कि ऐसा क्यों? तो ध्यान से सुनना, प्रेसिडेंट एक ऑर्डर पास करते हैं, उस ऑर्डर में राइट्स की एक लिस्ट होती है। प्रेसिडेंट ने उसमें लिख दिया आर्टिकल 15, 16, 17, 22, 25, 26, उन्हीं में से कोई तुम्हारा वायलेट हो गया है। तो मैं इंग्लिश में कुछ कह रहा हूँ, गाइस, अंडर आर्टिकल 359 none of your fundamental rights are suspended, only the implementation of the fundamental rights is suspended. 1 second, 20 and 21 is never suspended, you can clearly go to the court of law.
देन विच वंस आर सब्सिडेंट? 12 और 35 के बीच में अगर 20 और 21 नहीं तो मतलब सब? जी नहीं भाई, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में जितने लिखे उतने, तो जो नहीं लिखे वो है ना आपके पास, रहेंगे। आप समझ पा रहे हैं? तो सर इसमें 12 नहीं लिखा, वो रहेगा भाई। 13 वो रहेगा, पूछो मत 4-4 बार, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पढ़ो। बात समझ आ रही है? सर ये कब होगा? सर ये कब होगा? इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ। इस वाले में क्या है सर? प्रेसिडेंट जो ऑर्डर देंगे तो उसमें कहाँ कहाँ ये हट जाएगा, ये क्या क्या होगा इसमें, ध्यान से सुनना। प्रेसिडेंट चाहे तो इसको पूरी कंट्री पर अप्लाई कर सकते हैं पूरे इमरजेंसी के टाइम पीरियड के लिए, और प्रेसिडेंट चाहे तो आधी कंट्री या पार्ट ऑफ द कंट्री और पार्ट टाइम पीरियड के लिए कर सकते हैं। मतलब सर ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है ना, इसमें पता है और क्या क्या मेंशन होगा? टेन्योर, तो प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर में लिखते हैं पूरे देश में इमरजेंसी के अंत तक, तो भाई ये सारे पूरे पे अप्लाई होगा। प्रेसिडेंट लिखते हैं गुजरात राजस्थान में अगले 10 दिन तक, तो वो अप्लाई होगा। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर विल कंटेन द एरिया एज वेल एज द टाइम पीरियड। इतने टाइम पीरियड के लिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में मेंशन किए हुए आर्टिकल, फंडामेंटल राइट के आर्टिकल के अमल के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। और उस दौरान तुम्हारा दिमाग ये काम करना चाहिए कि 19 के लिए तो जा ही नहीं सकते, और 20 और 21 के लिए जा सकते। उसके अलावा जितने नाम नहीं है उनके लिए जा सकते, जिनका नाम है उनमें तो जा ही नहीं सकते। हो गए ना 4 पार्ट? इसलिए मैंने कहा था शब्दों के हिसाब से जाएंगे। 19 के लिए तो जा नहीं सकते, वो तो छीन ही लिया है। 20 और 21 के लिए जा सकते हैं क्योंकि राइट टू लाइफ है, मर्डर ही कर दिया तो जाना ही पड़ेगा ना किसी को, तो 20 और 21 के लिए तो जा सकते हैं। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में जितने हैं उसके लिए जा नहीं सकते, जितने बच गए वो आपको पूर्ण रूप से हक है, दैट्स नॉर्मल, दैट इज हाउ लाइफ इज गोइंग ऑन। सर 12 के लिए, अरे रिलैक्स भाई, जो नहीं लिखा है उसमें जो चल रहा था पहले वैसा ही चलेगा, कोई तरीके की कोई लोड नहीं है। Right to move the court is alive, but in Article 19, even the right to move the court is not alive. फिर एक important statement, हेलो बोलो, एक important statement, ध्यान से इसी से बात समझ आ जाएगी। Article 359 authorizes the president to suspend the right to move any court. I repeat, president is not suppressing your right. The president is suppressing the right to move any court. साहेब मारू 20 લઈ લીધું, નો, મારા 22 નંબર લઈ લીધા, 16 નંબર, कोर्ट नहीं जा सकते, अधिकार नहीं छीन रहे। दोनों बात समझ आ रही है? जैसे अगर मुझे इसको पढ़ाना होता तो मैं कैसे लिखता पता, हिंदी या इंग्लिश में? जैसे इसमें राइट छीन लिया है, इसमें कोर्ट जाने का राइट छीन लिया है। दोनों बातों में फर्क है, दोनों बातों में फर्क है। दिस मीन्स दैट, फिर ये उसकी इंग्लिश, और फिर ये 358 और 359 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 के फर्क, छोटे छोटे फर्क तो मैं भी देख लेता हूँ। जैसे पहला फर्क 358 में
एक्सटर्नल इमरजेंसी सेट दो. 19 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर. पूरे टाइम के लिए पूरे भारत में 19. पूरे भारत में पूरे टाइम के लिए या कम भारत में कम टाइम के लिए. इसमें राइट टू मूव द कोर्ट इज सस्पेंडेड. इसमें कंप्लीट आर्टिकल इज सस्पेंडेड. जैसे अगर इस बात को जहन में उतार लिया है ना तो शब्दों में उतनी दिक्कत नहीं आएगी जो सातों डिफरेंस है उसमें. इट मे वर्क इन योर फेवर, इट मे, एंड इफ नॉट तो मैं ऑब्वियसली वापस से उस बात को समझा सकता हूँ. और जब फंडामेंटल राइट पढ़ के हो जाएगा तो थोड़ा और बेहतर समझ आने लगेगा. सही है. तो ये वाला पार्ट आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. डिक्लेरेशंस में ये तो बात हो गई थी हमारी प्रेसिडेंट रूल. तो आप चाहें जैसे आई हैव अ रिक्वेस्ट, आप कुछ नहीं तो कम से कम ये फंडामेंटल राइट वाला पार्ट एक बार पढ़िए. एक पेज है. गिव मी अ मोमेंट. I'm open to questions if any. फाइनेंशियल इमरजेंसी सिर्फ स्टेट में लग सकती है या फिर नेशन में ही लगेगी? नेशन. और अभी तक एक भी बार नहीं लगी? नहीं. फंडामेंटल राइट वाला पार्ट पढ़ने में थोड़ा ध्यान देना है और कुछ. ये स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसीलिए चर्चा भी नहीं है. ये वो ईजियर क्वेश्चंस का हिस्सा बनते हैं. दैट if 356 or 365 then 358 or 359, yes or no? No.
if any state emergency, then no fundamental right concept. जैसे if 356 या 365, then 358 and 359 का कोई लेना देना, 360 यही नोट मेकिंग होता है एक्चुअली, सही है ना? ऐसे सब जिस दिन कर रहे होते उस दिन ये सब ठीक याद रहता है। 2-3 महीने बाद आदमी सोचता है, उसको लगता है हैंड राइटिंग भी मेरी है, नंबर्स भी मेरे ही दिख रहे हैं, काटा भी मैंने ही, पर मेरा ही कट गया है कि ये क्या बात थी जो मैंने काटी। फिर वो याद करने की हाँ फिर बोलते छोटा सा नीचे ना मुझे नोट लिखना चाहिए था उस वक्त जब मैं इसको लिख रहा था कि ये क्या था, वगैरह वगैरह वगैरह। With time you keep revising, things get better. Fair? बोर्ड पे एक बार चैप्टर के पेजेस घुमा लीजिए। मेरे हिसाब से इमरजेंसी वाला पार्ट अपना हो गया है। You will be able to understand the stories also a little better. Okay? Thank you. Thank you.